हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिविटी 1.4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.4। फर्स्ट, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। आप 2 ग्लास लीजिए, दोनों में वाटर को फिल करिए, पानी भरिए। सेकेंड, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। आप पहले ग्लास या बीकर में ब्लू या रेड इंक डालिए और दूसरे बीकर या ग्लास में हनी की कुछ ड्रॉप डालिए, हनी की शहद की कुछ बूंदें डालिए। थर्ड है, लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप अपने घरों या अपने क्लास के किसी रूम के कॉर्नर में एक कोने में ले जाके उस बीकर या ग्लास को रख दीजिए। फोर्थ है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको जो दिखता है, जो आप उसमें ऑब्जर्व करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। सिक्स्थ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपने इंक ड्रॉप ऐड करने के बाद वाटर में क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। आपने बीकर में वाटर, जिसमें आपने वाटर फिल किया है, उस बीकर में हनी की कुछ ड्रॉप डालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या दिखता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आवर्स आ डेज डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफिंग टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। इंक का रंग, इंक का जो कलर है पूरे वाटर में पूरी तरह से फैलने में कितने देर, कितना टाइम या कितना आवर या कितने डेज लगेंगे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1.45 एक्टिविटी 1.5। फर्स्ट, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 का होल ट्वाइस, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये साल्ट होता है, कॉपर सल्फेट साल्ट होता है। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्tir द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। आप 2 ग्लास लीजिए, एक ग्लास में गर्म पानी, दूसरे ग्लास में ठंडा पानी रखिए, उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालिए। ठीक है, उसमें डालिए। इसके बाद उसको स्टिर मत कीजिए, हिलाइए नहीं। तो क्या होगा, अलाउ द क्रिस्टल टू द सेटल एट द बॉटम। और उसके जो क्रिस्टल हैं, जो हमने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाले थे, उसके क्रिस्टल को बॉटम पर सेटल होने दीजिए, उसके सरफेस पे जमने दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आपने ग्लास में सॉलिड क्रिस्टल की, ग्लास में जिसमें आपने क्रिस्टल डाला था, उसके ऊपरी सतह पर, ऊपरी सरफेस पे क्या होता है, आपने क्या देखा, आपको क्या दिखता है। वॉट हैपन एज टाइम पासेस, समय बीतने पर क्या होता है। नेक्स्ट, वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इससे जो हमारे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बारे में क्या पता चलता है, इससे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के बारे में क्या पता चलता है। नेक्स्ट है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। उस मिक्सर पे अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, क्या चेंज होगा उसमें। अगर चेंज होता है तो वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call the kinetic energy।
जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वो हिलते डुलते रहते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। अगर हम उस पार्टिकल को, उस मैटर को टेम्परेचर दे दें, अगर हम उसको गर्म कर दें तो उसके पार्टिकल जो हैं और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। आपने घरों में देखा होगा, अगर हम मान लीजिए चीनी और पानी को बॉयल करते हैं, या पहले हमने चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को अब हमने स्पून से स्टिर किया, इसमें वाटर में शुगर ऐड किया और उसको एक स्पून से हिलाया, तो इससे हमें बहुत टाइम लगेगा और इसके पार्टिकल मिलने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा और इसके पार्टिकल बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे। लेकिन जब इसी सॉल्यूशन को हम गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, तो क्या होगा? इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, ये बॉयल करेगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी पार्टिकल को, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। नेक्स्ट है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद द ईच अदर। हमने जो तीन एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं उनमें यह देखा कि जो मैटर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे डू नॉट बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल के बीच में जो स्पेस में जो उनके पार्टिकल के, जैसे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, इसीलिए वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल का अपने आप से मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। दो डिफरेंट पार्टिकल हैं और वो एक दूसरे में खुद से मिक्स हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं, जो उनके बीच में स्पेस है वो एक दूसरे की स्पेस में शिफ्ट हो जाएं, तो क्या होगा? उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट है, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हमें यह भी पता चलता है कि अगर हम उसको गर्म कर दें तो डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होने लगता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? चलिए पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम एक्टिविटी से पढ़ते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं, तो उसमें हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी से समझेंगे कि कैसे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.6। फर्स्ट है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। इस खेल को एक मैदान में नहीं खेलेंगे, एक फील्ड में नहीं खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 ग्रुप बनाकर ह्यूमन चेन बनाएं। 4 ग्रुप बनाएं और उसमें ह्यूमन चेन बनाएं। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिश्मी डांसर।
ईद मिशमी डांसर। पहला जो ग्रुप है ईद मिशमी डांसर की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। ठीक है, पहला ग्रुप। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। दूसरा ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़कर ह्यूमन चेन बना ले। नेक्स्ट है द थर्ड ग्रुप ऑफ शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तीसरा जो ग्रुप है उसमें केवल उंगली को छूकर एक चेन बनाए। नेक्स्ट है नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन into as many small groups as possible। अब जो फोर्थ ग्रुप है उसमें से तीनों ह्यूमन जो चेन को तोड़कर छोटे ग्रुप में बांटने का प्रयास करें। नेक्स्ट है विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक वाई। किस ग्रुप का तोड़ना बहुत आसान था। आपने जिस ग्रुप को तोड़ा भी यहाँ पे तो उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको किस ग्रुप को तोड़ना बहुत आसान लगा, कौन सा ग्रुप तोड़ना आसान था, वाई क्यों, और क्यों आसान था। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर then in which group the particles held each other with the maximum force। अगर हम जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को मैटर का एक पार्टिकल मानते हैं तो किस ग्रुप में पार्टिकल ने एक दूसरे को सबसे ज़्यादा फोर्स लगाकर पकड़ रखा था। अगर हमने जो भी स्टूडेंट के हमने अभी ग्रुप बनाए थे और एक दूसरे से अटैच कराया था, एक दूसरे के आर्म को पकड़ा था, फिंगर को पकड़ा था, कंधे को पकड़ा था, तो हम प्रत्येक जिसमें ईच स्टूडेंट का पार्टिकल मान लेते हैं, मैटर का पार्टिकल मान लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे पार्टिकल जो थे कौन सबसे ज़्यादा फोर्स लगाकर एक दूसरे को पकड़ रखा था, कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगा के एक दूसरे को पकड़ रखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7 को। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड। एक लोहे की कील या चौक का एक टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उसे हथौड़े से मारकर या काट कर खींच कर उसको तोड़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। इन तीनों में से किसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8। फर्स्ट, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। एक थाली में वाटर को लेकर एक उंगली से उसको काटने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, वेयर यू एबल टू कट सरफेस ऑफ वाटर। क्या आप वाटर की सरफेस को काट देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। जल की सरफेस न कटने का क्या कारण है। कारण यह है कि वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फोर्स, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है, इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके पार्टिकल, इसीलिए तोड़ना आसान नहीं है। वाटर के पार्टिकल बहुत मैक्सिमम फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको तोड़ना
आसान नहीं है, इसलिए हम अपने हाथ से कट लगाते हैं वाटर में, तब भी वाटर कट नहीं होता है, उनके पार्टिकल अलग अलग नहीं होते हैं। किससे होता है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। Next, the above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest the particle of matter have force acting between them. हमने 1.6 और 1.7 और 1.8 एक्टिविटीज़ में यह पढ़ा कि पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच में क्या है? फोर्स है, अट्रैक्शन है, तो जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके बीच क्या है? पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स, इसीलिए वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से जुड़े हुए हैं, उसको तोड़ना इजी नहीं है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। पार्टिकल, यह जो फोर्स है पार्टिकल को एक साथ रखता है, एक साथ जोड़े रखता है, चेन बनाए रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर है वो ईच मैटर में अलग अलग होता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग पावर होता है, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे जब हमारा ये वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के मैटर को देखे होंगे। व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट, उनके ये कितने प्रकार के हैं? जो आपने मैटर देखे हैं वो कितने प्रकार के हैं? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हम पाते हैं कि मैटर अपने 3 रूप में होते हैं, 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हमने यह देखा कि मैटर जो होते हैं वो अपने तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या है वो तीनों स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये मैटर की ये जो स्टेट है उसके पार्टिकल की डिफरेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल्स। हम इन स्टेट ऑफ मैटर की जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9। हमने इस चैप्टर में एक्टिविटी से सारे टॉपिक को समझा है, तो इस टॉपिक को भी ऐसे ही समझेंगे। सॉलिड स्टेट को एक्टिविटी 1.9 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। आप कोई भी थिंग्स को कलेक्ट करिए, जैसे कि पेन, किताब, सुई, लकड़ी का कोई भी रॉड, कुछ भी क्या करिए? कलेक्ट करिए। नेक्स्ट है स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का एक, जिन शेप की वो आपके जो आपने यहाँ पे पेन, बुक्स लिए हैं सब, उनके चारों तरफ पेंसिल से एक क्या लाइन खींचिए, आर्टिकल बनाइए। ठीक है, पेंसिल से। नेक्स्ट, डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड मिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सभी का जो शेप होता है वो सेम होता है, निश्चित होता है?
और इनका जो वॉल्यूम होता है क्या वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ दे हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। इन पर हथौड़ा मारने पर, इनको खींचने पर, गिराने पर क्या होता है, क्या होता है। जो हमने मेटल लिए थे यहाँ पे, नीडल, बुक, पेन, वुडन स्टिक, इनको गिराने पर, हथौड़े मारने पर, फेंकने पर क्या होता है, तोड़ने पर क्या होता है। नेक्स्ट, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। इनका क्या, इनका एक दूसरे पर डिफ्यूजन पॉसिबल है, डिफ्यूजन पॉसिबल है। नेक्स्ट, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाई अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। फोर्स लगाकर इनको कंप्रेस करने का प्रयास करिए, इनका कितना कंप्रेशन होता है। इनको खींचिए और खींचने का प्रयास करिए और ये देखिए कि ये कितना खींचते हैं। ठीक है, क्या, किसको खींचेंगे, हमने जो ऊपर मैटर लिए थे, यहाँ पे सॉलिड मैटर जो भी लिए थे, यहाँ पे जो कलेक्ट किए थे आर्टिकल्स को, उनको कहा जा रहा है। इन्हीं पे सारे हम ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। एबव, ऊपर जो हमने सभी एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक उनकी बाउंड्री जो होती है वो डिस्टिंक्ट होती है और उनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बुक ली है, बुक क्या है, एक सॉलिड है। तो बुक क्या है, एक सॉलिड है, तो उसका शेप क्या है, एक शेप जो है उसका डेफिनेट है, शेप इसका चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है बुक आज छोटा सा है कल इतना बड़ा हो जाएगा, इसका शेप जो है वो निश्चित रहेगा और इसका वॉल्यूम जो है वो भी एकदम सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सॉलिड का ही डेफिनेशन है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इनका जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बाहर से कोई फोर्स लगाने पर जो सॉलिड होते हैं वो अपने आकार में अपने शेप को बनाए रखते हैं। उस पर कोई भी फोर्स लगाइए आप, जैसे हमने बुक को खींचा, वो फट भले जाएगा लेकिन उसका शेप जो है वो ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बुक को खींचेंगे पहले इस शेप का था बाद में खूब बड़ा सा लंबा सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉलिड का शेप जो होता है वो मेंटेन रहता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो होता है उस पर हम फोर्स लगाने पर सॉलिड टूट सकते हैं, वो टूट सकता है लेकिन उसका शेप जो होगा, आकार, वो बदलेगा नहीं। इसीलिए हम उसको रिजिड कहते हैं कि वो बहुत टफ है, बहुत रिजिड है। ठीक है, बहुत सॉलिड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत सॉलिड है। हमने बुक का एग्जाम्पल लिया था और उसको समझा था। बुक, पेन या कुछ भी लीजिए वो सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग्स, इस पर आप विचार करिए। ए पढ़ते हैं, व्हाट अबाउट द रबर बैंड कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार हम चेंज कर सकते हैं, क्या ये सॉलिड है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार आर द सॉलिड।
डिफरेंट शेप के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के शेप के हो जाते हैं। क्या ये सॉलिड है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये सॉलिड है? हम साल्ट और शुगर को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो उसी शेप के हो जाएंगे। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं वो उनका शेप जो होता है वो निश्चित होता है। तो वो सॉलिड है, शुगर और साल्ट भी तो सॉलिड ही है ना, तो उसको हम अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप अलग अलग हो जाएगा। तो क्या वो सॉलिड है? यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या शुगर और साल्ट सॉलिड है? क्योंकि उसका शेप जो है चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सी, व्हाट अबाउट स्पंज? इट इज़ अ सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? स्पंज क्या है? यह सॉलिड है लेकिन फिर भी इसका कंप्रेशन पॉसिबल है। क्यों? स्पंज जो होता है वो सॉलिड होता है लेकिन उसका कंप्रेशन, उसको खींचने पर वो खिंच जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड है तब क्यों खींच रहा है? तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड एज। ये सभी सॉलिड हैं क्योंकि ए, अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप when the force is removed. If excessive force is applied it breaks. हम बाहर से फोर्स लगाए जाने पर रबर बैंड का शेप वो बदलता है और फोर्स हटा लेने पर यह दोबारा से अपने पहले ही शेप में आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड ही है क्योंकि इसको हम फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये खींच जाएगा, फिर हम उसको फोर्स हटा देंगे तो ये अपने नॉर्मल शेप में पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। चाहे हम शुगर या सॉल्ट को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रख दें, इन क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल हैं, इनके आकार नहीं चेंज होंगे, इनके आकार चेंज नहीं होंगे। चीनी इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्पंज हैज माइन्यूट होल। स्पंज जो होता है, स्पंज, ये स्पंज, उसमें छोटे छोटे बहुत माइन्यूट होल होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जिनमें एयर उसमें चला जाता है। जब हम इसको दबाते हैं तो इसका एयर जो होता है वो बाहर आ जाता है, इसलिए इसका जो है कंप्रेशन पॉसिबल है। तो इसको हमें समझने, जो हम अभी पढ़े हैं इससे हमें ये पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रबर बैंड, शुगर, साल्ट और स्पंज, ये सभी क्या हैं? सॉलिड हैं और ये सॉलिड के डेफिनेशन को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सही है। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था ना कि ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर ये सॉलिड है तो इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है, अगर ये सॉलिड है तो इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है। स्पंज अगर ये सॉलिड है तो ये खींचने पे खींच रहा है, इसका शेप चेंज क्यों हो रहा है। तो अभी हमने रीजन पढ़ लिया क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड हैं।